अप्रैल 2025 से कुछ महीने पहले की बात है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। वो बुजुर्ग महिला कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के एक एचएसआर लेकआउट के पास पुलिस स्टेशन होता है, वहां जाती है और जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही पुलिस वाले ने पूछा कि मैडम क्या बात है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। दरअसल यह जो थाना है एक पॉश इलाके में है और देखते ही साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह किसी बड़े घर की महिला है। जैसे पुलिस ऑफिसर के सामने जाती है, जाकर कहती है कि साहब जो मेरा पति है उसके हाथ में हर वक्त घर में बंदूक होती है, वो कब मुझे और मेरी बेटी को मार दे कुछ कह नहीं सकते, आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मेरे पति को गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही उस बुजुर्ग महिला ने उस पुलिस ऑफिसर से यह बात कही, यह बात एक सिपाही सुन रहा था और सिपाही उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और जाकर धीरे से कान में कहता है कि साहब आपको पता नहीं है, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की पत्नी है, जरा सोच समझ कर बातचीत करना। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने यह बात सुनी, उसके बाद वो बड़ी तसल्ली से बड़े आराम से उस महिला को कहता है कि मैडम आप चेयर पर बैठ जाइए। आपको उसको पानी पिलाने के लिए बात कही जाती है। लेकिन जैसे ही उस महिला ने सुन लिया, समझ लिया कि यह पुलिस वाला कुछ कान में कह के गया है, इसलिए वह थोड़ा नाराज हो जाती है। वह कहती है कि एफआईआर लिखोगे या नहीं लिखोगे, मेरे पति को पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे। पुलिस वाला समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम के समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। आखिरकार मैडम थाने के सामने जाकर बैठ जाती है और वह कहती है कि जब तक उसके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ से नहीं उठेगी। पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है। कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है। हालांकि उस महिला को समझा बुझाकर किसी तरकीब से शांत कर दिया जाता है, लेकिन कुछ महीने बीत जाने के बाद अप्रैल की यह बात है, आखिरकार एक कत्ल हो जाता है। और जैसे ही कत्ल होता है, इस महिला की और उसके पति की आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही है। आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह कत्ल क्यों हुआ और इस कत्ल के पीछे का मेन कारण क्या रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में। पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि पीसीआर को एक फ़ोन पहुंचता है। 112 नंबर पर यह फ़ोन पहुंचता है 20 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास। एचएसआर स्थित लेआउट, यहाँ 3 मंजिला एक बिल्डिंग है। उस 3 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक लाश पड़ी हुई है, आकर देख लीजिए। और सूचना में यह भी बताया जाता है कि एक राक्षस को मार दिया गया है। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना पहुंचती है, पुलिस कंट्रोल रूम ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि यह एक मकान है, फलना नंबर मकान है, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन उसे 112 पर दे दी गई थी। पुलिस के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। अधिकारी वहाँ पर जाने के बाद दरवाज़ा खुलवाया जाता है और दरवाज़ा खुलवाने के बाद देखते क्या है कि एक वाकई लाश पड़ी हुई थी, जो कि चादर से लिपटी हुई थी, खून से लथपथ थी। पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ है, पास में ही एक बोतल पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे क्या इस चाकू का, इस बोतल का उस हत्या में इसका प्रयोग किया गया है। यह लगभग 68 साल के आसपास का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है। अब इसके बारे में यह पता चलता है, जानकारी जुटाई जा रही थी। दरअसल बिहार प्रदेश का एक जिला चंपारण लगता है। चंपारण जिले का एक थाना लगता है पिपरासी, और पिपरासी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम है परसोनी। दरअसल परसोनी का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश होता है, ओम प्रकाश जी ने प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो गांव में हासिल की। उसके बाद उस शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय जाते हैं और वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद वह तैयारी में जुट जाते हैं यूपीएससी की। साल 1981 की बात है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर के बाद आईपीएस ऑफिसर चुन लिए जाते हैं और उनको कैडर मिलता है कर्नाटक। कर्नाटक कैडर जब मिलता है तो ट्रेनिंग के बाद उनको बल्लारी जिले में एसपी के रूप में तैनात कर दिया जाता है और वह अपनी नौकरी आराम से करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और एक बेटा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है और शादी वादी हो जाती है। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और 1 मार्च 2015 को कर्नाटक प्रदेश का इन्हें सबसे बड़ा पद यानी कि डीजीपी बना दिया जाता है और यह डीजीपी रहते हुए 31 मार्च 2017 को अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर होने के बाद यह तो इनके बारे में जो जानकारी थी, जो लाश पड़ी हुई है, इसके बारे में पता चल जाता है कि यह कर्नाटक प्रदेश के
पूर्व में डीजीपी रहे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में इनकी पोस्टी रही है, तैनाती रही है। जाहिर सी बात है इनकी लाश मिलना पूरे प्रदेश भर में, फिर उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि पूर्व डीजीपी की हत्या कर दी गई है, इसके बारे में जब जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही थी तो प्राथमिक जांच में यह पता चलता है कि 20 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। यह अपने घर पर बैठे हुए थे और खाना खाने के लिए तैयारी थी, खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और इनके खाने में इनके लिए 2 तरह की मछलियां परोसी गई थी। अब यह आराम से इत्मीनान से खाना खा रहे थे, पत्नी इनके सामने बैठी हुई थी। अचानक से पत्नी को होता क्या है कि वो इनकी आंखों में मिर्ची का जो पाउडर था उस पाउडर को इनकी आंखों में झोंक देती है। जैसे ही आंखों में मिर्ची आती है, पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश परेशान हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, जल्दी से वहां से उठते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में जो मीडिया रिपोर्ट बताती है और प्रथम जांच जो सामने आती है उसमें पता चलता है कि जो उनकी पत्नी होती है, नाम उसका पल्लवी होता है और पल्लवी उनके हाथ में चाकू होता है, बोतल का भी इस्तेमाल किया गया था और एक के बाद एक उन्होंने गर्दन, पेट और सीने पर लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक वार कर रही थी। लगभग 12 वार किए गए थे और 12 वार में वो जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने के बाद उनको इत्मीनान से, तसल्ली से देखती रहती है कि वह जिंदा है या मर चुका है, सांसें चल रही है या थम चुकी है। जब तक उनके प्राण निकल नहीं गए थे, उनकी सांसें थम नहीं गई थी, तब तक पत्नी आराम से इत्मीनान से बैठकर देख रही थी। बताया यह भी जाता है कि उस वक्त उनकी बेटी भी कृति, जिसका नाम होता है, वो भी मौके पर ही मौजूद होती है। आखिरकार जब माँ और बेटी ने यह पूरी तरह से इत्मीनान कर लिया कि यह बिल्कुल मर चुका है, इसकी सांसें थम चुकी है, तब यहाँ से वो अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती है, पैक हो जाती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। अब यहाँ से वो आराम से देख रही थी और देखने के बाद जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, 1 आध घंटे का समय बीत जाता है, लगभग 4:30 बजे के आसपास यह दावा किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि इसी घर से फ़ोन पहुँचता है और फ़ोन पहुंचने के बाद 112 नंबर को यह सूचना दी जाती है और यह बताया जाता है कि एक राक्षस का अंत कर दिया गया है। अब यह बात जो इनका बेटा होता है, पुलिस ऑफिसर का, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं ओम प्रकाश, उनके बेटे जिनका नाम कार्तिक प्रकाश है, उम्र जिनकी 40 साल के आसपास है, जो कि डोमलूर स्थित एक कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन होता है, उस वक्त बेटा इनका कार्तिक प्रकाश वहां पर होता है और जो इनका पड़ोसी होता है जिसका नाम जय श्री श्रीधरन, उसका फ़ोन पहुंचता है। बताते हैं कि बेटा, आपके जो पापा हैं उनकी लाश आपके घर के सीढ़ियों के एकदम पास में पड़ी हुई है। जैसे ही बेटे ने यह खबर सुनी, बेटा दौड़ता हुआ अपने घर आता है, जाकर देखता है वाकई उनके पिता की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। पुलिस वाले इनसे पूछते हैं, जो बेटा होता है कार्तिक प्रकाश से, क्या आप कुछ बता सकते हैं, कोई जानकारी दे सकते हो, किसी पर कोई आपको शक हो, कोई शुबा हो, आखिरकार किसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया होगा? तब बेटा कहता है कि जो उनके घर में उनकी माँ है, एक तरह से क्लेश रहने लगता है और क्लेश ज़्यादा रहता था। माँ अक्सर पापा पर शक करती थी और बहन भी कुछ न कुछ इस बात को लेकर परेशान करती रहती थी। पिछले 1 सप्ताह से तो स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। यही कारण था कि पिताजी अपनी बहन, जिनका नाम सरिता होता है, उनके घर पहुंच जाते हैं, वहां पर रहने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि घर में असुरक्षा की भावना एकदम पैदा हो रही है, पता नहीं कब उन पर माँ और बेटी मिलकर हमला कर दे। इसलिए वह घर से चले जाते हैं अपनी बहन के पास, यानी कि जो लड़का है कार्तिक प्रकाश, उसकी बुआ के पास चले जाते हैं। लेकिन जो बेटी होती है इनकी, जिसका नाम कृति होता है, कृति जाती है बुआ के पास और अपने पिताजी को जिद करके अपने साथ ले आती है। और यह जो घटनाक्रम होता है 20 अप्रैल 2025 से, यह 2 दिन पहले की बात है। बेटी अपने पिता को घर पर लेके आती है और उसके बाद यह घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है। इस मामले की जांच पड़ताल कर रही वीआईपी सिक्योरिटी में एक इंस्पेक्टर होते हैं श्रीनिवास। यह बताते हैं कि कुछ ही घंटे पूर्व ही पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि साहब, मैं घर आना चाहता हूं। तो तभी ओम प्रकाश ये कहते हैं कि अभी घर मत आना, घर पर मैडम है और कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। तो इससे ही वो बताते हैं कि श्रीनिवास की घर की स्थिति कुछ ऐसी थी। घर में एक तरह से अजीब सा तांडव जैसा माहौल रहता था, अजीब सा माहौल रहता था, परेशानी जैसी चीजें उत्पन्न होती थी। डीजीपी साहब अपनी पत्नी की आदतों को लेकर, उनकी हरकतों को लेकर थोड़ा परेशान थे। परेशान इसलिए भी बताए जाते हैं क्योंकि जो उनकी पत्नी है उसको एक तरह की बीमारी थी, सिजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी होती है, उस बीमारी से ग्रसित थी और उनका इलाज काफी समय से चल रहा था। यदि हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो यह बीमारी 3 तरह के लक्षण इस पे उत्पन्न होते हैं। मति भ्रम जैसी ऐसी चीजों के बारे में देखना या
सुनना जो वास्तविकता से बिल्कुल परे होती है। अजीब तरह की आवाज़ें सुनना, अजीब तरह की चीज़ों को देखना, महसूस करना। इन्हें लगता था कि इनके पति बंदूक लेकर घर में इधर-उधर घूमते रहते हैं। पता नहीं कब उन्हें मौका मिले और कब उनकी वह हत्या कर दे। साथ ही भ्रम की स्थिति पैदा होना कि वास्तविकता से अलग धारणाएँ ऐसी उत्पन्न कर लेना, पैदा कर लेना कि जैसे कि कोई व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण था कि उन्हें लगता था कि जो उनके पति हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, जिनका नाम ओम प्रकाश है, वो उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं और उनके ही अंडर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो घर पर मौजूद रहते हैं, वो भी उन्हें किसी भी वक़्त नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसी बीमारी का जो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश होते हैं, उनकी पत्नी का कई सालों से इलाज चल रहा था और इस इलाज में लाखों रुपए खर्च भी हो रहे थे। हालाँकि इस हत्याकांड से कुछ समय पहले की बात है, इन्होंने सोशल मीडिया के अलग-अलग मंच पर एक मैसेज प्रसारित किया था और इसमें कहा था कि उनका पति जो है पूर्व डीजीपी, वो उनकी बेटी को और साथ ही उसको खतरा है, पहुँचा सकते हैं, कभी भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, मार सकते हैं। हालाँकि बेटे की तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 103, 101 ए, 1032, 1035 इसके तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है, लेकिन मां और बेटी को इस हत्याकांड के लिए फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस। पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करेगी, लेकिन जिस तरह से पूर्व डीजीपी की हत्या की गई है, वाकई अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह वैसे वक्त में ऐसे बीच में हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है जिस वक्त में मेरठ जैसे शहर में हत्या हो जाती है, हरियाणा में हत्या हो जाती है, औरैया में हत्या हो जाती है और हत्या करने वाली कोई और नहीं, पत्नियां ही अपने पति की हत्या कर रही है। अब यह मामला होता है कि इसमें डीजीपी की जो पूर्व डीजीपी हैं उनकी पत्नी हत्या कर देती है, तो जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होना लाजमी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।